नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करीब आने लगे हैं। दरअसल चीन और सऊदी अरब, शी जिनपिंग का सऊदी में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। किंग सलमान ने जिनपिंग का स्वागत किया है। दोनों देशों में हुए हैं कई समझौते पर हस्ताक्षर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी चिंतन मंथन किया गया है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच। चीन सऊदी के समझौते पर अमेरिका की भी नजर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब में रियाद के अल यामामा पैलेस पहुंचे, जहां किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स और दूसरे कई हाई टेक्नोलॉजी के उद्यम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और किंग सलमान दोनों देशों के नेताओं के बीच हर 2 साल में बैठक करने पर भी सहमति बनी है। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को को लेकर पश्चिम के रुख को लेकर अब अरब देश चीन के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी चीन के साथ तेल निर्यात बढ़ाना चाहता है। दोनों देशों के बीच करीब 29.3 अरब डॉलर की डील होने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन और सऊदी अरब दोनों ही इसके जरिए अमेरिका को संदेश दे रहे हैं। जिनपिंग की इस यात्रा को बाइडेन की पिछली दिनों हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। बाइडेन ने अपनी यात्रा के दौरान खाड़ी के सहयोगी देशों को सुरक्षा, निवेश और अर्थव्यवस्था में अमेरिकी सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया था। इस यात्रा पर अमेरिका की भी पैनी नजर है। आपको बता दें कि चीन और सऊदी अरब ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम में अलग रुख अपनाए हैं। दोनों देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रियाद में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फिलिस्तीन की दोस्ती एक मिसाल है। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा और समर्थन किया है। शी जिनपिंग ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हालात में क्या बदलाव आते हैं। चीन हमेशा अधिकारों और हितों को बहाल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करता है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। जिनपिंग ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीनी मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दौरान दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। शी जिनपिंग ने कहा कि हम चीन और अरब देशों के बीच सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलिस्तीन की सक्रिय भागीदारी और प्रयासों की सराहना करते हैं। और चीन में तमाम विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अब जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से ढील देने के फैसले के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं और अपने अपने दफ्तरों या शॉप की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चीन में हल्के लक्षण वाले संक्रमित लोगों को घर पर क्वारंटाइन रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन घरेलू यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब टेस्टिंग बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि चीन में अधिकारियों के रुख में यह बदलाव पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए आया है। चीन में सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। ढील देने के बाद अब शंघाई के लोगों का कहना है कि वो खुद की रक्षा करने में सक्षम हैं। तो पिछले दिनों चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की गई, उसके विरोध में विश्व के कई देशों में चीन की मुखालफत की गई, चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन अब चीन के रुख में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और लोग बेझिझक सड़कों पर निकल पा रहे हैं। हल्के लक्षणों वाले लोगों को घर में क्वारंटीन रहने की इजाज़त दे दी गई है, यानी घर में रहकर के वो अपना इलाज करवा सकते हैं। घरेलू जो उड़ानें हैं उसमें एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव की ज़रूरत अब नहीं रह गई है। तो चीन के रुख में ये बदलाव, चीन के लोगों ने जब प्रदर्शन किया, शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की, अलग अलग शहरों में जब प्रदर्शन हुआ तो ये बदलाव आया है।
एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इराक के नसीरिया में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। इराकी सुरक्षा बलों की गोली लगने से हुई है मौत। प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। करीब 300 लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं। इराकी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी शहर नसीरिया में 2 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। इसके बाद वहां के माहौल में और भी तनाव फैल गया। प्रदर्शन कर रहे लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। इराकी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलियां चलाई थी। पुलिस ने पहले आंसू गैस की गोली का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इसी दौरान 2 प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से जान चली गई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसमें कम से कम 11 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 300 लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 16 लोग जख्मी हुए। बांग्लादेश के ढाका में पुलिस और बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई है। झड़पों के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। लोकल मीडिया के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़कों पर नारेबाजी करते हुए नजर आए। बीएनपी के नेता का कहना है कि हमने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे क्योंकि उन्होंने हथियारों के साथ आकर हम पर प्रहार किया और हमारे कई समर्थकों को घायल कर दिया। और ग्वाटेमाला की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ओटो पेरेज और उनके उपाध्यक्ष रोक्साना बाल्देती दोनों को भ्रष्टाचार के एक मामले में 16 साल की जेल की सजा सुनाई है। दोनों को सीमा शुल्क में धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया गया। आपको बता दें कि पेरेज साल 2012 से 2015 तक ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति थे। इस केस में फैसले का इंतजार करते हुए पेरेज ने पिछले साल 7 साल जेल में बिताए हैं। 72 वर्षीय पेरेज ने अपराध पर नकेल कसने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार और घोटाले के विरोध के बीच अपने कार्यकाल से 4 महीने पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। और पेरू में राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बोलियार्टे ने नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। 60 वर्षीय बोलियार्टे पेरू का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। उनका कार्यकाल साल 2026 तक बना रहेगा। आपको बता दें कि पेरू में वामपंथी नेता पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग लगाकर पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति का पद खाली था। बोलियार्टे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थीं, अब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado. पेरू में भारी संख्या में अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वहां दोनों पक्षों में झड़प हो गई।
दोनों पक्षों में काफी देर तक हिंसक झड़प होती रही। आपको बता दें कि पेरू में पिछले दिनों युवक की मौत के बाद जोरदार हंगामा हो गया था। उस दौरान भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों ने हत्या के संदिग्ध को छोड़े जाने से नाराजगी जताई थी और अब भारी संख्या में लोग अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक सड़कों पर उतर आए। यानी पेरू में लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है। दक्षिण कोरिया में ट्रक हड़ताल 14वें दिन भी प्रवेश कर गया है। ट्रक हड़ताल से यहां के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि स्टील और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में हड़ताल करने वाले ट्रक ड्राइवरों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हड़ताल जारी रही तो आने वाले समय में उत्पादन और परिवहन काफी प्रभावित होगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी सरकार ने सीमेंट उद्योग के हड़ताली ड्राइवरों को वापस काम पर आने का आदेश जारी किया था। सरकार ने आदेश जारी किया है कि हड़ताली कर्मचारी अगर काम पर नहीं लौटे तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इसके अलावा उनको 3 साल की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। इधर सेंट्रल अमेरिका की होंडुरास सरकार ने आपराधिक समूहों पर कंट्रोल करने का प्रयास तो किया, लेकिन हालात बेकाबू हैं। हजारों की संख्या में पुलिस ने उन जगहों पर धावा बोला है जहां आपराधिक समूह ज्यादा सक्रिय हैं। आपको बता दें कि यहां करीब 18 ऐसे गिरोह हैं जिनके लोगों ने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां बसों में आग लगा दी थी और पैसे नहीं देने पर चालकों की हत्या कर दी थी। हालात को देखते हुए पुलिस यहां के हर एक शहर में 1000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर रही है। Manos en la nuca. Quítese la camisa, caballero. Quítese la camisa completa. इधर यूक्रेनी सैनिकों ने माइकोलाइव क्षेत्र के गांवों में रूसी हथियारों को हटाने की कामयाबी हासिल की है। यूक्रेनी सेना का कहना है कि अब हम रूसी सैनिकों का भी पता लगाते हैं जो यहां पोशाक बदलकर कहीं छुपे हुए हो सकते हैं। वो कहीं माइकोलाइव क्षेत्र में ही हो सकते हैं। यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक यहां मिले रूसी हथियार और गोला बारूद यहां के इंसानी जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसकी मौजूदगी लोगों की मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। रूसी हमलों से यहां की परिस्थिति बहुत नाजुक बनी है। लोगों को तकलीफ से उबरने में अभी वक्त लग सकता है। लोग धीरे धीरे घर वापस लौट रहे हैं और जीवन को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी है। इधर रूस ने फिर किया है पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त हमला। कुराखोव शहर में 10 लोगों के इस हमले में मौत हो गई है। यूक्रेन के अधिकांश शहरों में ब्लैकआउट भी जारी है। रूस ने एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन के कुराखोव शहर में ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसमें 10 लोगों की जान जाने की खबर है और कई अन्य घायल भी हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूसी गोलीबारी की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यह हमला बीच बाजार में हुआ है, जहां एक पेट्रोल पंप, एक बस स्टेशन और आवासीय इमारतें थी। ज़ेलेंस्की ने शहर पर हमले को बहुत ही भयंकर और पूरी तरह से सुनियोजित बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन हर दिन बिजली की आपूर्ति बढ़ा रहा है, लेकिन रूसी हमले के चलते बार बार कीव और उसके आसपास कई क्षेत्रों में नई नई समस्या पैदा हो रही है। अधिकांश शहरों और जिलों में ब्लैकआउट जारी है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि इन शहरों में ऊर्जा संकट को दूर करने का प्रयास जारी है।
उधर मेक्सिको में पुरातत्वविदों को दक्षिणी युकाटन राज्य में मानव आकार की एक मूर्ति मिली है, जिसे एक योद्धा माना जा रहा है। मेक्सिको में इस मानव आकार की मूर्ति को लेकर लोगों में कौतूहल है। मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री के पुरातत्वविद इसका गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं। पुरातत्वविदों को और वैज्ञानिकों को यहाँ दीवारों और सीढ़ियों पर कई और शिलालेख भी मिले हैं और उनकी भी ऐतिहासिकता के बारे में पता लगाने का प्रयास जारी है। Pectoral y esta sería la lonja. Pero de conservación no vamos a hablar. Pues igual. इधर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कें पानी से लबालब हैं और कारें पूरी तरीके से डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। हालात को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की है। भारी बारिश से कम यहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई इमारतों में पानी भर गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों लिस्बन के कई इलाकों की वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इनमें बाढ़ से बिगड़े हालात को दिखाया जा रहा है। उनमें से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की तस्वीरें देखिए। रिहायशी इलाकों में जैसे सैलाब का डेरा हो, यहाँ पर कारें जो है पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, बहती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों के लिए जीवन यहाँ बेहद ही मुश्किल हो गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में उथल पुथल मची हुई है। पिछले हफ्ते एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए समय सीमा निर्धारित करने से गुस्साए कंपनी यूनियन के 1000 से ज्यादा सदस्यों ने कल काम बंद हड़ताल कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के दूरसंचार समन्वयक और न्यूयॉर्क टाइम्स गिल्ड यूनिट के अध्यक्ष बिल बेकर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा है। हम 20 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों की 24 घंटे की हड़ताल 1980 के दशक के बाद से पहली काम बंद हड़ताल है। अमेरिका में यह हड़ताल तब हुई जब देश भर में श्रमिक आंदोलन तेज हो रहे हैं। अमेजॉन, स्टारबक्स, कॉप और एप्पल इंक जैसी कंपनियों के कर्मचारी उचित सैलरी और अन्य कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खबर ब्राजील के साओ पाउलो से जुड़ी हुई, जहां एक अनोखे झूले से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यह झूला 91 मीटर ऊंचा बताया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में काफी रोमांच है। देखिए कुछ खास तस्वीरें। 1, 2, 3, vai. तो 91 फीट ऊंचा ये झूला है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपकी जगह 91 मीटर ये लंबा झूला है। ऊंचाई इसके 91 मीटर की है और इसलिए इसे देखने के लिए, यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अपने आप में 91 मीटर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा, और इसलिए इस पर सवार होने के लिए और यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध आर्टिस्ट वेरोनिका रयान ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जीता है। 66 वर्षीय रयान को लंदन में उनके आर्ट कमीशन के लिए नामांकित किया गया था। आर्टिस्ट वेरोनिका के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कला के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है। वेरोनिका ने इस दौरान अपने परिवार और प्रशंसकों को विशेष धन्यवाद दिया। जानकारी के मुताबिक इस पुरस्कार में 25,000 पाउंड की इनामी राशि भी दी जाती है, जबकि 3 उपविजेताओं को 10,000 पाउंड की राशि मिलती है। But now it's time to present Visibility! We're visible people! But now it's time to present